नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित रसिया आप सभी का वीकी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि यह चैनल आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगातार करवाते आ रहा है। तो आपसे हम इस चीज़ पर बात करना चाहते हैं कि जो अभी क्लास 11th में, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री में आपका चैप्टर जो है अपचयन एवं उपचयन, जिसको रेडॉक्स अपक्रिया चैप्टर के नाम दिया गया है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें हमने आक्सीकरण संख्या को निकालना सिखा दिया है। उसके पहले हमने पहले वीडियो में, पहले पार्ट में आपको हमने क्या सिखाया है कि आक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए जो नियम है हमने उसको बताया है। आक्सीकरण संख्या के नियम को बताने के बाद हमने आपको ये बताया कि आप उस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। नियम बताने के बाद हमने पार्ट 2 में आपको 40 न्यूमेरिकल लगवाए हैं और 10 आपको होमवर्क दिए थे, टोटल 50 न्यूमेरिकल। उसके बाद जो पार्ट 5 गया, तीसरा पार्ट आया, उसमें हमने आपको क्या बताया कि जैसे आपको पता होगा कि इस चैप्टर में आगे चल के हमको आक्सीकरण संख्या विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है और आणविक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो हमने पार्ट 5 में या पार्ट 10 में आपको हमने क्या बताया है, पार्ट 10 में आणविक समीकरण को आणविक समीकरण में कैसे बदलते हैं, हमने वहाँ पर इसकी चर्चा की थी। उसके बाद आज का जो एक पार्ट 4 है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आपको सिखाएंगे आणविक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलना। मतलब अगर कोई आणविक समीकरण है तो उसको आणविक समीकरण में कैसे बदलेंगे। दोस्तों, कलम और कापी अपने हाथ में ले लीजिए और आइए हमारे साथ इनके नियम को पढ़ते हैं और नियम को ही पढ़ते पढ़ते हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। आइए दोस्तों देखिए, जैसे नियम नंबर 1 आपका कह रहा है कि समीकरण के दोनों ओर, ध्यान दीजिएगा कैसा समीकरण होगा, तो यहाँ दिया गया है आणविक समीकरण। आणविक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलना है, मतलब वो आयन के रूप में होगा और उसको किसमें बदलना है, उसको बदलना है आपको क्या कहते हैं, आणविक समीकरण में, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में चेंज करना है। कह रहा है कि आणविक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलना है। तो पहला नियम ये कहता है कि समीकरण के दोनों ओर धनायन तथा ऋणायन की पहचान करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब आणविक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलना है, तो सबसे पहला काम है कि जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया, Sn डबल पॉजिटिव ऐसे करके और इधर आपका हो गया Sn4 पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आपका कोई इक्वेशन दिया है तो हमको वहाँ पे क्या करना होगा कि कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है, सबसे पहले हमको ये पहचान करनी होगी। तो ये हम आसानी से कर लेंगे कि जिसके ऊपर प्लस का सिंबल लगा रहेगा वो हमारा धनात्मक धनायन होगा, कैटायन होगा, और जिसके ऊपर माइनस का सिंबल होगा उसको क्या बोलेंगे, ऋणायन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो धनायन है इसको इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं और जो आपका ऋणायन है उसको इंग्लिश में एनायन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी इक्वेशन के जो दोनों ओर है बोथ डायरेक्शन में हम लोग धनायन और ऋणायन की पहचान करेंगे। और धनायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और ऋणायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका एनायन कहते हैं। तो जब हम धनायन और ऋणायन की पहचान कर लें तो उसके बाद दूसरा हमारा काम क्या होता है कि उचित संख्या में, क्या दोस्तों, उचित संख्या में मान के यहाँ पे अभी दोनों उचित संख्या में, जैसे यहाँ पे धनायन है तो धनायन के साथ कैटायन है, पॉजिटिव है, तो इनसे हम निगेटिव वाले को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, उचित संख्या में निगेटिव वाले को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Sn के ऊपर डबल पॉजिटिव है, इसको हमको क्लोराइड में बदलना है। किसमें बदलना है दोस्तों, क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो Sn के ऊपर है डबल पॉजिटिव, तो मतलब ऐसा कुछ जोड़ दो कि डबल पॉजिटिव गायब हो जाए, तो हमको क्लोराइड के फॉर्म में बदलना है। तो 2 बार हम Cl नेगेटिव को जोड़ देते हैं। तो जब 2 नेगेटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इसी तरह Sn4 पॉजिटिव है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 4Cl नेगेटिव जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
जो समीकरण 2 है, नियम नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि समीकरण में दोनों तरफ उपस्थित धनायनों के संगत ऋणायनों की उचित संख्याएं लिखते हैं। अब देखिए, जैसे धनायनों के संगत ऋणायनों को लिखना है, तो ये धनायन आपको दिए थे, इसके संगत इसके ऊपर डबल पॉजिटिव था, तो हमने डबल नेगेटिव के लिए 2 बार Cl नेगेटिव, क्योंकि हमको क्लोराइड में बदलना था, तो स्टेनलेस क्लोराइड में Cl आएगा और Cl के ऊपर सिंगल नेगेटिव होता है, इसलिए हमने 2 बार इसको जोड़ दिया। इधर Sl के ऊपर 4 पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4 Cl नेगेटिव लगा दिया। तो ये आपस में क्या हो गया, कह रहा है कि समीकरण में दोनों तरफ उपस्थित धनायनों के संगत, अगर धनायन है तो ऋणायन जोड़ेंगे और अगर ऋणायन है तो फिर धनायन जोड़ना पड़ता। ठीक है, जब इन संख्या को लिख लेंगे तो नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि समीकरण में दोनों तरफ संगत आयनों को मिलाकर, मतलब संगत आयन मतलब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से मिलाकर उदासीन अणु बनाकर उनके अणुसूत्र लिखते हैं। जैसे Sn के ऊपर डबल पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn के साथ 2Cl मिलेगा तो हो जाएगा SnCl2 गिव्स, इधर क्या हो जाएगा Sn 4 पॉजिटिव और यहाँ 4Cl है तो हो जाएगा SnCl4। तो आप देखिए क्या, इस समीकरण में दोनों तरफ संगत आयनों को जब हमने प्लस वाले को माइनस वाले से मिलाया तो उदासीन आपका अणु बन गया, न्यूट्रल एटम बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, चौथा नियम ये कहता है, देखिए पहले नियम में क्या था कि पॉजिटिव नेगेटिव की हमने पहचान किया, दूसरे नियम में क्या था कि धनायनों के संगत ऋणायन को जोड़ना था, तो धनायन दिया गया था तो उसके संगत हमने ऋणायन को दोनों तरफ जोड़ दिया। फिर तीसरा नियम क्या कहा, तीसरे नियम में कहा कि समीकरण में दोनों तरफ संगत आयनों को मिलाकर उन दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव है उनको आपको मिक्स कर देना था, तो Sn पॉजिटिव डबल पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव बन के SnCl2 बना, और Sn 4 पॉजिटिव और 4Cl नेगेटिव मिलकर SnCl4 बना। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस समीकरण में दोनों तरफ संगत आयनों को जब हमने मिलाया तो उदासीन अणु बनकर तैयार हो गया। उसके बाद चौथा नियम क्या कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि समीकरण के दोनों तरफ सभी तत्वों के अणु व परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान देना है कि जब हम बैलेंस करते रहेंगे तो ये जरूरी नहीं, मतलब जब ये इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते रहेंगे आयनिक इक्वेशन को मॉलिक्यूलर इक्वेशन में, मतलब आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जरूरी नहीं, देखिए यहाँ Sn की संख्या 1 है, इधर भी Sn की संख्या 1 है, लेकिन इधर आपके Cl की संख्या 2 है, उधर Cl की संख्या 4 है, उसमें कह दिया गया नियम 1/4 बोल रहा है यह आवश्यक नहीं है कि समीकरण के दोनों तरफ सभी तत्वों के अणु व परमाणुओं की संख्या बराबर हो। बराबर तब होगी, यह समीकरण संतुलित होने पर निर्भर करता है। अगर आप समीकरण को संतुलित करोगे तब जाकर वो बराबर होगा, नहीं जरूरी नहीं है कि वह दोनों साइड क्या हो, बराबर ही हो। और नियम 5 क्या कहता है, अणुओं के पूर्णांक में होते हैं, मतलब यहाँ जो भी अणु लिखे होंगे इनके पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के नंबर इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 1.5, 1/2, 3/4 इस तरह की संख्याओं का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपको अगर नियम तैयार हैं तब आप इसको बदलेंगे, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन हमको दिया गया है कि फेरिक क्लोराइड का, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, फेरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन निम्नलिखित आयनिक समीकरण के अनुसार होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का क्या होता है, स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन इस समीकरण के अनुसार होता है।
तो इसका हमको क्या करना है, ये जो आपका आयनिक समीकरण दिया गया हुआ है इसका हमको बनाना है आणविक समीकरण। अब ध्यान दीजिए आणविक समीकरण बनाएं कैसे, देखो फेरिक के साथ लगा हुआ है क्लोराइड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर Fe के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव होता है तो उसको बोलते हैं फेरिक। क्या कहते हैं, फेरिक। और अगर Fe के ऊपर डबल पॉजिटिव है तो उसको कहते हैं फेरस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर Fe के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव है, Fe ट्रिपल पॉजिटिव कंटेन किया हुआ है और यहाँ Fe डबल पॉजिटिव है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ध्यान दीजिए कौन करता है अपचयन, आपका Sn डबल पॉजिटिव करता है। कैसे करता है, फेरिक क्लोराइड का स्टेनलेस क्लोराइड द्वारा अपचयन जो है इस समीकरण द्वारा दिया गया है। तो आइए इसको आणविक समीकरण में हम चेंज करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन में जो लेख हमने बताया था कि आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपको उस इक्वेशन में पॉजिटिव और निगेटिव को पहचानेंगे कि कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन है। तो आपने इक्वेशन लिखा, उसमें लिखा 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस Sn डबल पॉजिटिव गिव्स 2Fe डबल पॉजिटिव प्लस SN4 पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हर जगह सर आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने पढ़ाया है नियम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, हर जगह पॉजिटिव ही है। ठीक है ना, तो हर जगह जब पॉजिटिव ही है तो हमको क्या करना है, इसमें निगेटिव को जोड़ना है। तो उसमें बोल दिया कि फेरिक के साथ क्लोराइड है, मतलब Fe के साथ Cl जोड़ना होगा, स्टेनस के साथ क्लोराइड है, मतलब Sn के साथ भी क्या जोड़ना पड़ेगा, Cl ही जोड़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उचित। और नियम नंबर 2 क्या है, अगर धनायनों की पहचान कर लेंगे तो संगत ऋणायन उनके साथ उचित मात्रा में जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो गया 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Fe के ऊपर है ट्रिपल पॉजिटिव, अगर 2 बार Fe हो गया तो 3 दूना 6, मतलब कुल मिला के 6 पॉजिटिव आया। 2 3 6 आपके 6 पॉजिटिव आए, तो मतलब 6 पॉजिटिव को हैंडल करने के लिए क्लोराइड जो होता है Cl सिंगल माइनस, तो हमको 6 क्लोराइड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे 6 निगेटिव हो गया और इधर 6 पॉजिटिव हो गया, बराबर हो गया। चलिए आगे दिया गया है Sn डबल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या दिया गया है, Sn डबल पॉजिटिव। डबल पॉजिटिव है तो मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्लोराइड में ये भी है, तो 2 टाइम्स आपका Cl माइनस आ जाएगा। डबल पॉजिटिव 2 माइनस। ठीक है, आगे चलते हैं। 2Fe डबल पॉजिटिव, 2Fe डबल पॉजिटिव है, चाहे 2 प्लस लेते चाहे 2 टाइम्स प्लस का सिंबल लगाते हैं, तो 2Fe डबल पॉजिटिव है। अब Fe के ऊपर जब डबल पॉजिटिव है तो ध्यान दीजिएगा, एक Fe के ऊपर डबल पॉजिटिव तो 2Fe के ऊपर टोटल 2 2 जा 4, मतलब आपके 4 पॉजिटिव हो गए। 4 पॉजिटिव को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 4 Cl माइनस को हमको लगाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया गया है SN4 पॉजिटिव। ठीक है, Sn के ऊपर कितना पॉजिटिव है आपका, 4 पॉजिटिव है। उस 4 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए Cl की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, तो हो जाएगा आपका 4 Cl माइनस। अब नियम नंबर आप 3 देखिए जो लिखी है, उस नियम नंबर 3 में आपने लिखा है कि अगर हमने संगत धनायनों के साथ संगत ऋणायनों की संख्या लिख ली हो, ये नियम नंबर 2 था, तो नियम नंबर 3 ये कहता है कि संगत धनायनों तथा ऋणायनों को आपस में जोड़कर उनका उदासीन अणु बना लेंगे। तो Fe के साथ कितने Cl, 6 Cl हैं, 2Fe के साथ 6 Cl। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा FeCl3। आप कहोगे कि ये कैसे बनाया जाएगा, आइए देखते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आप देखिएगा, Fe के ऊपर है आपका ट्रिपल पॉजिटिव, Cl के ऊपर कितना है, अभी ये नंबर हम भूल जाते हैं, इसको हम बाद में
बैलेंस करेंगे। Fe के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव, Cl के ऊपर सिंगल माइनस। फार्मूला जब बनाया जाता है तो उसमें देखिए क्रॉस मेथड लगाया जाता है। Cl के ऊपर कितना निगेटिव है, सिंगल, तो ये एक नंबर देगा Fe को। Fe के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव है तो ये 3 नंबर देगा इसको। तो जो इनसे फार्मूला बनेगा वो बनेगा FeCl3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, FeCl3 बना है। अब FeCl3 एक Fe है 3 Cl है, यहाँ पे 2 Fe है 6 Cl है। मतलब अगर यहीं पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा, 2 Fe हो जाएगा और 2 3 जा 6 Cl हो जाएगा। चलिए इतने का काम कुछ खत्म हो गया। अब आगे दिया गया Sn डबल पॉजिटिव 2 Cl माइनस। हम डबल पॉजिटिव और नेगेटिव को इधर ले लेते हैं तो कह रहा है Sn डबल पॉजिटिव और Cl सिंगल माइनस। मतलब एक नंबर ये Sn डबल पॉजिटिव देगा, 2 नंबर ये Cl को देगा। मतलब एक Sn के साथ 2 बार Cl लिखा जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या बन गया, SnCl2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक Sn है 2 Cl है, ये ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है 2 Fe डबल पॉजिटिव और 4 Cl माइनस। तो इसका मतलब समझ गए, डबल पॉजिटिव है तो ये Cl को 2 नंबर मिलेगा, Cl के ऊपर सिंगल माइनस है, एक नंबर इसको देगा तो बनेगा FeCl2। लेकिन आप ध्यान दीजिए Fe की संख्या कितनी है, 2 का मल्टीप्लाई 2 Fe हो गया और 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा, Cl। तो ध्यान दीजिए ये भी आपका बैलेंस हो गया। प्लस आइए इसको देखते हैं, यहाँ पे Sn के ऊपर 4 पॉजिटिव है और Cl के ऊपर सिंगल माइनस, एक नंबर इसको देगा क्योंकि एक निगेटिव है, एक नंबर, 4 पॉजिटिव है तो 4 नंबर इधर देगा। बना क्या आपका SnCl4। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, SnCl4। तो दोस्तों ये आपका जो अभी आपको रिजल्ट मिल रहा है यही है आपका क्या, इस आयनिक समीकरण का, ये है आपका आणविक समीकरण। नोट करिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि जिंक धातु और तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अक्रिया निम्न आयनिक समीकरण के अनुसार करते हैं। मतलब जिंक धातु और तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अक्रिया करते हैं। इसमें देखिए जिंक धातु है लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ पार्ट कट कर दिया गया है, यहाँ पे आयन के रूप में है। तो कह रहा है इसका आणविक समीकरण बनाइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कोई भी यौगिक है उसका आणविक सूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इसके लिए दोस्तों आपको मैं एक वीडियो बना के भेजूंगा, जो तो होगा मेन उद्देश्य तो हमारा रहेगा वो क्लास 9 के लिए वो बनेगा, लेकिन उसको आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। रीजन ये है कि जब तक आपको किसी रासायनिक यौगिक का आपको सूत्र नहीं पता होगा तब तक यहाँ पर इस सब को पढ़ने कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब भी है तो केवल इतना कि आप यहाँ पर हम जो लिखाएंगे उसको आप लिख लेंगे। तो दोस्तों आपके जो परसों एक मतलब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा जैसा, उसके बाद फिर हम आपके लिए वो वीडियो बना के डाल देंगे। आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ताकि आपको कोई भी रासायनिक यौगिक दिया होगा तो उसका सूत्र कैसे निकाला जाएगा और कैसे कोई रासायनिक सूत्र बनाया जाता है, आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। आइए देखते हैं। तब तक यहाँ पे दिया है जिंक धातु, ठीक, कोई बात नहीं, जिंक धातु हमने लिख लिया। तन सल्फ्यूरिक अम्ल है, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसा हमको दिया गया है क्वेश्चन, सबसे पहला काम हम ऐसा लिख लेंगे। हमने लिख लिया, आइए देखते हैं। अब शुरू करते हैं। नियम नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले जो आयनिक समीकरण दिया है उसमें धनायनों तथा ऋणायनों की पहचान करो। तो आप देख रहे होंगे कि जिनके ऊपर पॉजिटिव वो धनायन है, जिनके ऊपर कुछ नहीं वो उदासीन न्यूट्रल हैं, और तो ऋणायन यहाँ पर है नहीं। चलिए ये भी बात खत्म हो गई। दूसरी बात ये कह रहा था, दूसरा कि अगर धनायन है तो उनके संगत ऋणायन को आप उनसे जोड़िए। तो जिंक धातु के साथ तो कोई नहीं है, इसको बगल करो। दिया है तन सल्फ्यूरिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। अब ये जब ब्रेक होता है तो ये ब्रेक हो जाता है 2H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। तो 2H पॉजिटिव तो है, अब इसके संगत ऋणायन कौन जुड़ेगा? SO4 डबल नेगेटिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट से, Zn प्लस 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव हो गया है। चलिए अब ध्यान दीजिए, जिंक के संग जो जिंक उदासीन था, जो आपका हाइड्रोजन आयन था ये पॉजिटिव था, तो इसके संगत हमने ऋणायन जोड़। अब ध्यान दीजिए, जो ये अपक्रिया हो रही है कि जिंक धातु कण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जिंक क्या है? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जिंक हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ पे बाहर निकाल दी है और जिंक सल्फेट के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, Zn के ऊपर यहाँ पर है डबल पॉजिटिव, तो इसका भी जो संगत ऋणायन होगा वो होगा SO4 डबल नेगेटिव, प्लस ये आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ये बाहर निकलते हैं। आइए देखते हैं, तो तीसरा रूल जो था कि संगत ऋणायनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो जब दो हाइड्रोजन के साथ सल्फेट आयन जुड़ेगा तो बन जाएगा H2SO4। देखिए जिंक धातु था और जिंक धातु के साथ कण सल्फ्यूरिक अम्ल जुड़ गया। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमने बताया कैसे अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। तो जिंक हाइड्रोजन H2 को बाहर कर देगी, तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर और Zn डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव, डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव आपस में मिलकर न्यूट्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ZnSO4। तो दोस्तों ये आपके सामने क्या गया, ये आपका आ गया कि जब जिंक तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया इस निम्न समीकरण द्वारा करता है, तो इसका जो आणविक समीकरण है आपके सामने उपस्थित, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कॉपर और नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों सूत्र होता है HNO3। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये हो जाता है H पॉजिटिव और NO3 सिंगल नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कॉपर और नाइट्रिक अम्ल को ये निम्न आयनिक समीकरण के अनुसार क्रिया करते हैं। इस समीकरण को आणविक समीकरण के रूप में लिखना है। दोस्तों आप कहेंगे कि आप बार बार पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा के चले गए कि आपका आयनिक समीकरण है, तो यहाँ पर आप जैसे ये हो गया और ये सब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सभी आपके उदासीन हैं। जो उदासीन हैं उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, Cu प्लस 2NO3 सिंगल माइनस प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2NO2 प्लस 2H2। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको आणविक समीकरण में बदलना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला काम हो जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे जिसको चेंज करना है। तो आप नोट करिएगा, हमने डायरेक्ट समझ के नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं, हमने क्या कहा कॉपर, तो सबसे पहले कॉपर को लिख देंगे प्लस नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। एक हाइड्रोजन के साथ एक बार NO3 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना NO3 नेगेटिव है, 2NO3 नेगेटिव। तो पहला जो हमारा वो समीकरण था, जो पहला वाला समीकरण था, उसमें ध्यान दीजिए, जो नियम नंबर 1 हमने लिखाया था उसमें हमने कहा था कि आप समीकरण में धनायन तथा ऋणायन की पहचान करेंगे। तो आपने यहाँ समीकरण में धनायन की भी पहचान कर लिया और ऋणायन की भी पहचान कर लिया। अगर आप ऋणायन की पहचान कर लिए हैं तो उसमें कहा गया था कि आप उचित संख्या में ऋणायन है तो धनायन को जोड़िए और धनायन है तो ऋणायन को जोड़िए। चलिए ध्यान, कॉपर हो गया ना, हमको बनाना है नाइट्रिक
नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO3। अगर ये टूटता है तो H पॉजिटिव और NO3 निगेटिव बनता है ना, ठीक है। आइए देखिए, 2 NO3 निगेटिव ऑलरेडी है ना, चलिए ठीक। तो 2 NO3 निगेटिव अगर हो जाए कितना H चाहिए 2, 4 है, 4 में से 2 H पॉजिटिव हमने इसको दिला दिया। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा आपका 2 H पॉजिटिव। 4 को 2 H पॉजिटिव लिख सकते हैं ना, तो इन दोनों का काम हो गया। यहाँ से ये नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। अब ये धन आयन है, ये आपका 2 H पॉजिटिव है ना, इसका संगत ऋणायन बनाने के लिए इसमें भी हमको क्या जोड़ना पड़ेगा NO3 निगेटिव। लेकिन ये 2 पॉजिटिव है, सिंगल माइनस है, तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, समझ लीजिए। कॉपर था, ठीक। कह रहे हैं नाइट्रिक अम्ल से आप क्रिया करेंगे। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अगर इसको आप जल में अगर आयनित करते हैं तो H पॉजिटिव NO3 निगेटिव आया। यहाँ पर कितना NO3 है 2 NO3 है। नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक NO3 के साथ एक हाइड्रोजन, 2 NO3 के साथ 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 H पॉजिटिव थे, 2 हमने इसके साथ कर दिए, बचा कितना 2 H पॉजिटिव। इसका भी काम हम नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए कर लेते हैं, क्योंकि और आगे कुछ दिया नहीं गया है। तो 2 H पॉजिटिव है, 2 NO3 हमने और जोड़ दिया। नियम नंबर 2 पढ़ लीजिए। अगर ऋणायन दिया है धनायन जोड़ेंगे, धनायन दिया है तो ऋणायन जोड़ेंगे। चलिए आगे। अब यहाँ पर आगे चलने के बाद चूंकि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, मतलब कॉपर भी क्या बनाएगा नाइट्रेट बनाएगा। तो Cu के ऊपर कितना पॉजिटिव है डबल पॉजिटिव है, तो मतलब इसके साथ इसको नाइट्रेट में बनाने के लिए हम इसके साथ यहाँ क्या जोड़ देंगे NO3 सिंगल नेगेटिव ऐड कर देंगे। अब उसके बाद देखिए जो दिया गया है एज लिख लेंगे 2NO2 और आपका क्या यहाँ पे देखिए डबल पॉजिटिव यहाँ सिंगल नेगेटिव है, बैलेंस करने के लिए डबल पॉजिटिव यहाँ हो गया, 2 नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, बैलेंस प्लस आपका 2H2। अब इसी इक्वेशन को हम मिक्स करके लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा Cu, ये हो जाएगा आपका 2HNO3 और इनके भी मिलने से कितना हो जाएगा 2HNO3 गिव्स। आप इधर देखिए ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपका 2NO2 प्लस आपका 2H2। तो दोस्तों आपके सामने ये बन क्या गया, ये आपका बन गया है इस आयनिक समीकरण का आणविक समीकरण। एक बार इसको समझ लीजिए फिर इसको आगे बढ़ते हैं। कॉपर था नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराना था, तो इस प्रकार से उसने आणविक समीकरण अपना लिया, आयनिक समीकरण सॉरी। तो उसके बाद हमको इसको आणविक समीकरण बनाना था, तो हमने कुछ नहीं किया, जो 5 गुण लिखे थे उन्हीं का यूज करते हुए हम लोग चले हैं। पहले हमने धनायन और ऋणायन को पहचाना, ये धनायन था तो इसके साथ हम नेगेटिव वाला जोड़ दिए, ये ऋणायन था तो उसके साथ हमने पॉजिटिव वाला जोड़ा, ये भी धनायन था तो इसके साथ भी ऋणायन वाला जोड़ा। उसके बाद तीसरा नियम क्या था कि दोनों संगत आयनों को हम जोड़ देंगे, आयनों को हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद अभी एक इस्तेमाल बचा हुआ दोस्तों, ये Cu प्लस दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 4HNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2। तो ध्यान दीजिएगा यही है आपका क्या आंसर, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इस समीकरण के अनुसार क्रिया करते हैं। आपसे कह रहा है कि ये जो समीकरण आपको आयनिक समीकरण दिया गया है इसको आप कन्वर्ट करें, किसमें, इसको आप आणविक समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCl। अगर HCl टूटेगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, KMnO4 टूटेगा तो K पॉजिटिव और MnO4 सिंगल नेगेटिव में टूटता है।
अब देखिए, अगर हमको फार्मूला पता रहेगा तो बैलेंस करना, आयनिक इक्वेशन को मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना एकदम आसान हो जाएगा। दिया गया है 2MnO4। MnO4 क्या है? परमैंगनेट आयन। इसके साथ क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पर इसको छोड़िए, आइए करते हैं नियम पर। नियम नंबर 1 क्या है कि जो दिया गया समीकरण हो उसमें धनायन और ऋणायन की पहचान करना। आइए देखिए, ये ऋणायन निगेटिव लग रहा है, ये धनायन है पॉजिटिव लगा हुआ है, ये ऋणायन है नेगेटिव लगा हुआ है, ये धनायन है पॉजिटिव लगा हुआ है, ये दोनों उदासीन है क्योंकि ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं इसके आगे जब हम चलेंगे तो देखिए कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है? MnO4। ठीक है, कितना MnO4 है? 2MnO4। कुल नेगेटिव कितना हुआ? 2। दिख 1 रहा है, 2 हम कैसे बताए? संख्या 2 है भाई, 2 बार MnO4 सिंगल माइनस लिखा रहेगा तो टोटल नेगेटिव तो 2 हुआ ना। ठीक, मतलब इस 2 MnO4 को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? उचित संख्या में पॉजिटिव वाला। तो कौन जुड़ेगा Mn के साथ? K। तो 2 बार हमने K पॉजिटिव जोड़ दिया। ठीक, चलिए आगे। जोड़ना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अक्रिया करता है, मतलब एक Cl नेगेटिव के साथ एक H पॉजिटिव। तो कुल H पॉजिटिव कितने हैं? 16। कुल नेगेटिव कितने हैं? 10। कितना कम पड़ रहा है? 6 पड़ रहा है ना, क्योंकि 16 H पॉजिटिव है और केवल 10 Cl नेगेटिव है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग से कुछ नहीं करना। देखिए 16 H पॉजिटिव है और यहाँ H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव के साथ एक Cl नेगेटिव चाहिए। तो 16 H पॉजिटिव के साथ 16 Cl नेगेटिव चाहिए, लेकिन है कितना? 10। कम कितना पड़ रहा है? 6। तो हम क्या करेंगे? 16 H पॉजिटिव प्लस 6 Cl माइनस यहाँ पर और 10 Cl माइनस यहाँ पर, दोनों जगह है, टोटल 16 Cl माइनस हो गए। आइए चलते हैं, कह रहा है कि 2Mn डबल पॉजिटिव। Mn के ऊपर कितना डबल पॉजिटिव है? 2। अब टोटल कितना हो? 2 दूना 4, 2 2 जा 4 पॉजिटिव। इनको बैलेंस करने के लिए 4 टाइम्स Cl नेगेटिव ले लिए, प्लस आपका 8H2O प्लस आपका क्या है? 5Cl2। आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो ये आपस में जब मिलेंगे तो ये बना देगा क्या? 2KMnO4। ठीक है, ये आपस में पूरा मिलकर क्या बना देंगे? 16 H पॉजिटिव है, 16 Cl नेगेटिव, हो के बन जाएगा 16 HCl। ये आपका बना देगा 2MnCl2 प्लस ये आपका 8H2O एज लिखा हुआ है और प्लस 5Cl2 भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने ये देखा कि 2KMnO4 मतलब जब पोटेशियम परमैंगनेट आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अक्रिया कर रहा है तो ये जो आणविक समीकरण के साथ अक्रिया कर रहा था उसका आणविक समीकरण ये आपके सामने है, नोट कर लीजिए। आए दोस्तों, तो हम अपने इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है आपको उसमें अभी तक हमने जितना न्यूमेरिकल पिछले 4 न्यूमेरिकल लगवाए हैं तो उसमें हमने आपको एक ही जगह ये नहीं बताया कि आपको जो चौथा नियम दिखाए थे कि वो पूर्णांक के रूप में होता है सर। तो 5वां नियम कि 5वां नियम से जो होता है वो पूर्णांक के रूप में होता है, आपने तो कहीं दिखाया ही नहीं क्योंकि हर जगह पहले से ही पूर्णांक में थे। तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना कि जिसमें आपका वो पूर्णांक में ना हो और हमको उसको पूर्णांक में कन्वर्ट करना हो। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उस नियम पर ही आधारित आपके सामने मैंने एक इस क्वेश्चन को रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें जो है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दिया गया है फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट क्या है कि फेरस सल्फेट जो इसका फार्मूला होता है वो होता है FeSO4 और जब ये ब्रेक होगा तो वो हो जाएगा होता है Fe डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी अक्रिया होती है, इसका फार्मूला होता है KMnO4 और ये जब ब्रेक होता है तो K पॉजिटिव में और साथ में MnO4 सिंगल नेगेटिव में। कह रहा है कि अम्लीय विलयन में अक्रिया होती है। कैसे विलयन में दोस्तों? कह रहा है अम्लीय विलयन में आपकी अक्रिया होती है। तो अम्लीय विलयन में जब आपकी अक्रिया होगी तो इसका मतलब है वो जो अम्लीय विलयन होगा वहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अम्ल बनाना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ले लिया जाता है। आइए देखते हैं क्यों हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को ही वरीयता दी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं अन्य सभी भी सल्फेट हैं, तो इसलिए हमने क्या किया और यहाँ पे हाइड्रोजन को देखते हुए हमने सल्फेट को लिया। आइए देखते हैं आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, जो आपका रोल हमने बताया है आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलने के लिए, तो उसमें पहला रूल ये है कि सबसे पहले हम समीकरण को देखें, उस समीकरण में पॉजिटिव और निगेटिव की पहचान करें। तो पिछले 4 क्वेश्चन से आपको तो ये पता होगा कि इसके ऊपर निगेटिव दिख रहा है तो ये निगेटिव ऋणायन है, इंग्लिश में एनायन कहते हैं। इस पर डबल पॉजिटिव है तो ये आपका धनायन है, ये पॉजिटिव है तो ये भी आपका धनायन है, धनायन का मतलब आपका कीटायन है। यहाँ पे भी ट्रिपल पॉजिटिव है तो ये भी आपका कीटायन है, धनायन मतलब Mn डबल पॉजिटिव ये भी आपका धनायन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे हमको करना क्या है। आगे हमको ये करना है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है तो हमने धनायन ऋणायन की पहचान कर ली। उसके बाद रूल नंबर जो 2 रहता है, नियम 2 है, वो ये कहता है कि आपको जो भी आपने कोई समीकरण मिला है तो ऋणायन के साथ संगत धनायन और धनायन के साथ संगत ऋणायन को हम जोड़ते हैं। है MnO4 सिंगल माइनस, क्या है MnO4 सिंगल माइनस है। तो इसके साथ अब देखिए MnO4 के साथ कौन जुड़ता है K पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया MnO4, क्या लिख दिया दोस्तों MnO4 और MnO4 सिंगल नेगेटिव के साथ हमने क्या जोड़ दिया, उसका संगत धनायन K पॉजिटिव जोड़ दिया। चलते हैं आगे। इसके बाद आपका जो है दिया गया 5 Fe डबल पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होने चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। 5 Fe डबल पॉजिटिव और फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का मतलब FeSO4 है, तो फेरस सल्फेट Fe के ऊपर डबल पॉजिटिव, SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या यहाँ भी बराबर होनी चाहिए। तो टोटल 5 टू 10 आपके पॉजिटिव हो गए, तो इसका मतलब 10 नेगेटिव की अगर व्यवस्था करना है तो SO4 की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 5 SO4 होना चाहिए, तभी तो 5 टू 10 ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद कह रहा है 8H पॉजिटिव, कितना कह रहा है 8H पॉजिटिव कह रहा है, मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्लस की संख्या आपकी 8 है, तो हमको क्या करना है, अम्लीय माध्यम में करा रहे हैं, मतलब H2SO4 से, और ये जब ब्रेक होता है तो 2 हाइड्रोजन आयन के साथ एक सल्फेट आयन रहता है, तो 8 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ एक SO4, तो मतलब 8 हाइड्रोजन के साथ आपके 4 SO4 डबल नेगेटिव आपस में रहेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब वहाँ पर देखिए है Fe, आपका यहाँ पर भी देखो सल्फेट जुड़ रहा है, तो आगे साइड भी आपका क्या जुड़ेगा, सल्फेट ही जुड़ेगा। तो 5 Fe3 ट्रिपल पॉजिटिव, मतलब टोटल आपके 5 3 15 पॉजिटिव आ रहे हैं। अब उनके साथ SO4 को जोड़ना है, SO4 के ऊपर है डबल नेगेटिव, और ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये आ जाए कि 5 3 तो 15 होता है, अब SO4 के ऊपर होता है डबल नेगेटिव, तो 2 का ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 15 आता हो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अब इसमें तो कहीं पे 15 आया नहीं, तो इसके लिए हम व्यवस्था क्या करेंगे, पहले तो जो दिया गया उसको लिखिए, 5 3 जा 15, मतलब 15 नेगेटिव लाना है, तो हम क्या करें, इसमें 15/2 SO4 डबल नेगेटिव से हम क्या कर दें, ऐड कर दें,
15 पॉजिटिव था तो 15/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 नेगेटिव। तो 15 पॉजिटिव के सामने 15 नेगेटिव है। आप कहेंगे सर हम क्लास 10th में जहाँ पढ़े थे वहाँ के सर बताएं कि कभी इस तरह तो होगा ही नहीं। बैलेंस करते समय हमेशा पूर्णांक का योग लेके पूर्णांक संख्या लेते हैं। तो हाँ वो सही बताए थे, हम ये नहीं कहे कि वो गलत बताए थे। हम इसलिए आपको इसको करा रहे हैं क्योंकि लास्ट में जो हम रोल अपना बताए थे, तो रोल नंबर जो आपका 5 हमने बताया था, नियम 5 कि जितने भी आपके पूर्णांक होंगे सब आपके पूरी संख्या के रूप में होंगे, पूर्णांक होंगे। तो अभी तो हमको बैलेंस करना है, बैलेंस करते हुए हम चल रहे हैं, बाद में इसको हम पूर्णांक के रूप में बदल देंगे। आइए अब यहाँ पे दिया गया है mn डबल पॉजिटिव, mn पे कितना है डबल पॉजिटिव है। अब mn के ऊपर आपका दिया गया है डबल पॉजिटिव और हमको इसको क्या करना है, इसके साथ सल्फेट जोड़ना है। तो इसके साथ हम 1 टाइम्स क्या जोड़ देंगे, SO4 डबल नेगेटिव, साथ में आपका क्या हो गया 4H2O आपका ये निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर 4H2O निकल गया है। अब देखिए इसमें आपका क्या और कुछ बचा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान दीजिए क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन आपका जो है इनकम्प्लीट है। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में के पॉजिटिव था, यहाँ पे सॉरी ध्यान दीजिएगा, हम लिखा नहीं गया था, इसको आप ध्यान दीजिए। वहाँ पे लास्ट में आपका के पॉजिटिव दिया गया था, तो इस के पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि SO4 के ऊपर होता है डबल नेगेटिव, तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंगल नेगेटिव लाने के लिए हाफ SO4 डबल नेगेटिव को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब वहाँ पे देखिए यहाँ पर आपके ये जो दिया गया है ये आपके भिन्नात्मक रूप में है, तो इसको हमको पूर्णांक के रूप में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग कह देंगे सर कि यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर A/2 है, एक काम करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो डिनोमिनेटर में 2 है हर में जो आपका 2 है वो हट जाएगा। तो इसमें कहेंगे कि उपर्युक्त समीकरण में 2 से गुणा करने पर जब आप 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव प्लस 10Fe डबल पॉजिटिव प्लस 10SO4 डबल नेगेटिव प्लस आपका 16H पॉजिटिव प्लस आपका 8SO4 डबल नेगेटिव विथ आपका 10Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस, अब देखो जैसे यहाँ पे 2 का जब मल्टीप्लाई 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 15SO4 डबल नेगेटिव प्लस आपका हो जाएगा 2Mn डबल पॉजिटिव प्लस 2SO4 डबल नेगेटिव प्लस 8H2O प्लस 2K पॉजिटिव प्लस जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा SO4 डबल नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए जितने भी आपके भिन्नात्मक संख्याएं थी वो भिन्नात्मक संख्याएं खत्म हो गई, सब पूर्णांक के रूप में हो गए। अब हम सभी को जोड़कर आपका इक्वेशन प्राप्त करते हैं। Kmn के साथ मिलकर आपका बनाएगा Kmn4 और इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 2 प्लस Fe जब SO4 का मिलेगा तो आपका ये बन जाएगा 10FeSO4 प्लस आपका H पॉजिटिव जब SO4 का बनेगा तो हो जाएगा 8H2SO4 गिव्स। अब ध्यान दीजिएगा Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, SO4 डबल नेगेटिव, अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे Fe का ट्वाइस SO4 आपका SO4 का थ्राइस। अब देखो टोटल संख्या इसकी कितनी है 10, 2 है 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से जब 15 ये भी हो जाएगा, 5 2 10 ये भी हो जाएगा।
उसके बाद आपका 2MnSO4 जब आपस मिलेंगे तो हो जाएगा 2MnSO4 प्लस 8H2O आपका एज दिस बना रहेगा, प्लस आपका हो जाएगा 2KSO4 और K2SO4 होगा क्योंकि इसकी संयुक्ता 2, इसकी संयुक्ता 1, तो K2SO4 यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो आपका टोटल इक्वेशन आपका आ रहा है यही इसका इस जो ऊपर दिया गया आपका क्या है, ये आणविक इक्वेशन है, आणविक समीकरण दिया गया था उसका ये आणविक समीकरण है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लेंगे और इस बात को ध्यान दीजिए। इसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर 5 आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, उसमें हम आपको बताएंगे क्या, उसमें हम आपके लिए लाएंगे कि किसी भी आणविक समीकरण को बैलेंस कैसे कहते हैं, संतुलित कैसे कहते हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि क्लास 11th में इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और आप खुद भी इस वीडियो को देखें और दूसरों को भी आप सजेस्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आणविक समीकरण को संतुलित करने के नियम के साथ। धन्यवाद।